नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में अध्ययन कर रहे थे कि हमारा वंशानुक्रम से संबंधित कुछ चीज़ें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। वंशानुक्रम क्या होता है और वंशानुक्रम की प्रक्रिया किस प्रकार से निर्धारित की जाती है या वंशानुक्रम की प्रक्रिया का निर्धारण किस प्रकार से होता है, वो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी से संबंधित कुछ नियम एवं सिद्धांत दे रखे हैं। आज हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वंशानुक्रम से संबंधित मुख्य नियम कौन कौन से हैं। वंशानुक्रम से संबंधित 3 मुख्य नियम बताए गए हैं। कितने मुख्य नियम बताए गए हैं? 3 मुख्य नियम बताए गए हैं। पहला नियम बताया गया है समानता का नियम। कौन सा बताया गया है? समानता का नियम। समानता के नियम के जो प्रतिपादक थे या जो जनक थे वो सोरेनसन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? सोरेनसन माने जाते हैं। और समानता का नियम क्या कहता है कि जैसे माता पिता वैसी ही संतानें। यदि माता पिता सुंदर हैं और संतानें भी सुंदर हैं तो वो कौन सा नियम कहलाएगा? समानता का नियम कहलाएगा। यदि माता पिता का रंग रूप काला है और बच्चे भी काले हैं तो कौन से नियम का व्याख्या करेगा? ये समानता के नियम की व्याख्या करेगा। समानता का नियम कहता क्या है कि जैसे माता पिता वैसी ही संतानें, क्या कहलाएगा? समानता का नियम कहलाएगा। दूसरा हमारा नियम आता है भिन्नता का नियम। दूसरा नियम कौन सा है? भिन्नता का नियम। भिन्नता का नियम क्या कहता है? भिन्नता के नियम के जो प्रतिपादक हैं वो डार्विन व लेमार्क माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? डार्विन व लेमार्क माने जाते हैं। और इन्होंने क्या कहा था कि माता पिता से बच्चे में भिन्न गुणों का होना भिन्नता का नियम कहलाता है। अब भिन्न कितने गुण? लगभग 20 से 30% भिन्न गुण होंगे तो वो कौन सा नियम कहलाएगा? भिन्नता का नियम कहलाएगा। और तीसरा नियम है हमारा प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन के नियम के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं गाल्टन। कौन माने जाते हैं? गाल्टन, जिन्होंने सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में बताया था। उन्होंने कौन सा नियम दिया था? प्रत्यागमन का नियम दिया था। और प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है कि माता पिता से भिन्न गुणों का होना, यदि संतान में माता पिता से लगभग 50% से ऊपर, लगभग 50% से ऊपर भिन्न गुण हैं तो वो किस नियम की व्याख्या करेगा? वो करेगा प्रत्यागमन के नियम की व्याख्या करेगा। कौन से नियम की व्याख्या करेगा? प्रत्यागमन के नियम की व्याख्या करेगा। यदि माता पिता के और बच्चे के गुण 20 से 30% भिन्न है तो वो भिन्नता के नियम की। दोनों में अंतर यही है। प्रत्यागमन का नियम तो क्या कहता है कि माता पिता से 50% से अधिक जो भिन्न गुण होते हैं वो तो आएगा प्रत्यागमन के नियम में। और 20 से 30% गुणों का भिन्न होना वो किस में आएगा? भिन्नता के नियम में। तो 3 प्रमुख नियम माने गए हैं वंशानुक्रम के। पहला समानता का नियम जिसके प्रतिपादक सोरेनसन थे। दूसरा भिन्नता का नियम जिसके प्रतिपादक डार्विन व लेमार्क थे। और तीसरा प्रत्यागमन का नियम जिसके जनक गाल्टन माने जाते हैं। क्लियर है? अगर हम लोग बात करें वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांतों की तो वंशानुक्रम का पहला सिद्धांत आता है प्रभाविकता व वियोग का सिद्धांत। पहला कौन सा आता है? प्रभाविकता व वियोग का सिद्धांत। प्रभाविकता व वियोग का जो सिद्धांत है वो मेंडल द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? मेंडल के द्वारा दिया गया था। और मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था वो मटर के पौधों और चूहों पर किया था। किस पर किया था? मटर के पौधों पर किया था और चूहों पर किया था। आप सभी को पता है कि मेंडल ने कुछ मटर के पौधे लिए जो बिल्कुल बड़े पौधे थे और कुछ पौधे लिए जो बिल्कुल छोटे थे। दोनों के बीच में क्रॉस करवाया तो संकर पौधे पैदा हुए, कुछ बड़े कुछ छोटे। फिर दोबारा से उन दोनों का क्रॉस करवाया तो उन्होंने क्या देखा कि 2:1 प्राप्त हुआ है।
2:1 का मतलब क्या है? 2 पौधे तो बड़े प्राप्त हुए हैं और 1 पौधा छोटा प्राप्त हुआ है। तो केवल आपसे यही पूछा जाएगा कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधों और सफेद चूहों पर किया था। क्लियर है? चूहों पर भी उसी प्रकार से किया था। कुछ सफेद चूहे लिए थे और कुछ काले चूहे लिए थे। दोनों के बीच में ब्रीडिंग करवाई गई, क्रॉस करवाया गया और क्रॉस करवाने से पता चला कि संकर कुछ काले, थोड़े बहुत सफेद, मतलब दोनों कलर के चूहे पैदा हुए। फिर दोबारा से उस पीढ़ी का क्रॉस करवाया गया तो उन्होंने ये देखा कि 2 चूहे तो सफेद थे और 1 चूहा काला पैदा हुआ था। तो सबसे पहला नियम कौन सा है हमारा? प्रभाविकता व वियोग का नियम, जो किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। और मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे व चूहों के ऊपर किया था। दूसरा जो हमारा सिद्धांत आता है वो आता है अर्जित गुणों के वितरण का नियम। किसका आता है? अर्जित गुणों के वितरण का नियम। अर्जित गुणों के वितरण का नियम लैमार्क द्वारा दिया गया था, पावलोव द्वारा दिया गया था, हैरिसन द्वारा दिया गया था और मैकडूगल द्वारा दिया गया था। कितने जने थे? 4 जने थे। कौन कौन? लैमार्क, पावलोव, हैरिसन व मैकडूगल। जो लैमार्क है, लैमार्क ने अपना प्रयोग जिराफ पे किया था। किस पे किया था? जिराफ पे। जिराफ की जो प्रारंभ में अगर हम उसकी स्थिति के बारे में या उसके शरीर के आकार के बारे में हम लोग बात करें तो उसकी गर्दन छोटी होती थी, परंतु उसके ऊपर प्रयोग कैसे किया गया कि उस जिराफ को कुछ ऐसी सिचुएशन में रखा गया कि जहां पे भोजन की जो पहुंच है वो उससे दूर रखी गई। तो वह जिराफ जब उसे भूख लगी तो भोजन को प्राप्त करने के लिए उसने अपनी गर्दन को ऊपर किया, फिर भी नहीं मिला भोजन। धीरे धीरे वह बार बार गर्दन को ऊपर करने लगा तो उसकी जो गर्दन है वो लंबी होने लग गई और फिर वह गुण जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। कैसे चलता रहा? पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। इसलिए लैमार्क ने अपना प्रयोग किस पे किया? जिराफ पे किया। पावलोव ने अपना प्रयोग सफेद चूहों पर किया। हैरिसन ने अपना प्रयोग कीट पतंगों पर किया। वो होते ना जुगनू, रात को देखे होंगे जलने वाले। रात को जब अंधेरी रात होती है, अंधेरी रात में वो जो कीट पतंगे दौड़ते हैं ना, जुगनू कहते हैं हम जिनको, उनके ऊपर प्रयोग किया था। कैसे प्रयोग किया था इन्होंने? कुछ कीट पतंगों को तो इन्होंने फैक्ट्रियों के पास में रखा और कुछ कीट पतंगों को इन्होंने स्वच्छ वातावरण में रखा। तो जब इनकी पीढ़ी प्राप्त हुई, जब इनकी पीढ़ी को देखा गया तो पता चला कि जो उद्योग धंधों के पास जो कीट पतंगे थे उनकी पीढ़ी तो बिल्कुल काली पैदा हुई और जो बिल्कुल स्वच्छ वातावरण में रहते थे उनकी पीढ़ी बिल्कुल सफेद पैदा हुई। तो हैरिसन ने किस पर प्रयोग किया था? पतंगों पे। और मैकडूगल ने किस पे किया था? चूहों पर किया था। और पावलोव ने सफेद चूहों पर किया था। क्लियर है? तीसरा हमारा सिद्धांत आता है बीज कोष की निरंतरता या जनन द्रव्यों की निरंतरता या मूल जीवाणु की निरंतरता। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो बीजमैन कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? इस सिद्धांत को देने वाले जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे वो बीजमैन थे। बीजमैन ने क्या कहा था कि प्रत्येक मानव में 2 प्रकार के कोष होते हैं। कितने प्रकार के कोष होते हैं? 2 प्रकार के कोष होते हैं। एक दैहिक कोष जिससे शरीर का निर्माण होता है और एक उत्पादक कोष जिससे उसके लिंग का निर्धारण होता है। एक तो दैहिक कोष और दूसरा उत्पादक कोष। दोनों के दोनों कोष मिलकर के और बीज कोष का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं? बीज कोष का निर्माण करते हैं। बीज कोष कभी भी समाप्त नहीं होता है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। बीज कोष कभी भी समाप्त नहीं होता है और यह क्या चलता रहता है? पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इन्होंने अध्ययन कैसे किया? इन्होंने अध्ययन अपना चूहों पर किया। प्रत्येक चूहे की पूंछ काट दी। जब
उस चूहे की संतानें पैदा हुई तो उन संतानों में हमने ये देखा कि हमने उस चूहे की पूंछ काट दी थी, परंतु फिर भी उनकी संतानों में पूंछ वापस से दिखाई दे रही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पूंछ है, पूंछ उसका बीज कोश है, उसका मुख्य कोश है, जो कभी भी समाप्त नहीं होगा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। और इसे कौन सा सिद्धांत कहते हैं हम इसे बीज कोश की निरंतरता या जनन द्रव्यों की निरंतरता या मूल जीवाणु की निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बीजमैन थे। बीजमैन ने अपना प्रयोग किस पे किया? चूहों पर किया था। क्लियर है। चौथा इसके अंतर्गत सिद्धांत आता है जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। कौन सा आता है? जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। जीव सांख्यिकी का सिद्धांत गाल्टन ने दिया था और गाल्टन ने यह कहा था कि संतान के अंदर माता पिता के जो गुण होते हैं वो एक विशेष अनुपात में हस्तांतरित होते हैं। किसमें हस्तांतरित होते हैं? विशेष अनुपात में हस्तांतरित होते हैं। उन्होंने ये कहा था कि 1/2 जो गुण होते हैं वो तो माता पिता के होते हैं। किसके होते हैं? माता पिता के होते हैं। 1/4 गुण उसके दादा दादी के, उसके नाना नानी के होते हैं। 1/8 गुण उसके अन्य पूर्वजों के। 1/16 गुण उससे पहले वाले पूर्वजों के। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला सिस्टम है वो क्या कहता है कि माता पिता के गुण तो आधे होंगे और अन्य जो पीढ़ी है उसके नजदीक वाली पीढ़ी दादा दादी या नाना नानी के 1/4। यहां पे नीचे डिफरेंस कितने का है? नीचे मल्टीप्लाई किया गया है 2 से। 1/2 इंटू 2 बराबर 1/4, फिर 2 1/8, फिर 1/16, 1/32 और 1/64। इस प्रकार से ये जो क्रम है ये चलता रहता है और इसे हम कौन सा कहते हैं? इसे हम जीव सांख्यिकी का सिद्धांत कहते हैं, जो कि मुख्य रूप से गाल्टन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? गाल्टन के द्वारा दिया गया था। अगर ये तो हो गए हमारे किसके सिद्धांत? वंशानुक्रम के सिद्धांत। पहला सिद्धांत कौन सा था? प्रभाविकता व वियोग का सिद्धांत मेंडल ने दिया और मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे एवं चूहों पर किया। दूसरा, अर्जित गुणों के वितरण का नियम लेमार्क ने दिया, पावलोव ने दिया, हैरिसन ने दिया, मैकडूगल ने दिया। लेमार्क ने अपना प्रयोग जिराफ पे किया, पावलोव ने अपना प्रयोग सफेद चूहों पर किया, हैरिसन ने अपना प्रयोग पतंगों, कीट पतंगों पर किया और मैकडूगल ने अपना प्रयोग चूहों पर किया। बीज कोश की निरंतरता या जनन द्रव्यों की निरंतरता या मूल जीवाणु की निरंतरता का सिद्धांत बीजमैन ने दिया और बीजमैन ने अपना प्रयोग किस पे किया? चूहों पर किया। और चौथा, जीव सांख्यिकी का जो सिद्धांत है वो गाल्टन ने दिया और गाल्टन ने माता पिता व अन्य पीढ़ियों के गुणों का हस्तांतरण बच्चे में कितना प्रतिशत होता है उसको बताया। माता पिता के गुणों का 1/2, 1/4, फिर दादा दादी नाना नानी, उसके बाद में अन्य पूर्वजों के गुणों का हस्तांतरण होता है। क्लियर है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है वंशानुक्रम से संबंधित कुछ स्टडी की गई, कुछ अध्ययन किए गए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने, विभिन्न जीव मनोवैज्ञानिकों ने, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम को लेकर के अपने कुछ अध्ययन किए। अब उन अध्ययनों को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं और उन अध्ययनों में उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला था इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो अध्ययन किया था वो अध्ययन आता है थॉर्नडाइक का। किसका आता है? थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक ने 50 तो जुड़वा बच्चे लिए और 50 सगे भाई बहन लिए। कितने? 50 तो जुड़वा जो एक साथ हुए हैं और 50 सगे। सगे का मतलब एक बच्चे का जन्म 2 साल पहले, एक बच्चे का जन्म 2 साल बाद, परंतु एक ही माता पिता की संतानें। एक तो जुड़वा बच्चे लिए और दूसरे सगे भाई बहन लिए। तो उन्होंने अपने अध्ययन में क्या पाया कि सगे भाई बहनों की अपेक्षा
जुड़वा बच्चों में जो मानसिक क्षमता होती है वो अपेक्षाकृत ज्यादा पाई जाती है। किसके ज्यादा पाई जाती है? कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनका मेंटल लेवल, उनकी मानसिक क्षमता सगे भाई बहनों की अपेक्षा में ज्यादा पाया जाता है। क्लियर है? ये किसने अध्ययन किया था? ये किया था थॉर्नडाइक ने। दूसरा अध्ययन था कैटल का। कैटल ने 885 अमेरिकन उच्च वर्ग के लोगों पर अध्ययन किया। किस पर किया? अमेरिकन उच्च वर्ग, जो हाई क्लास की सोसाइटी थी, उनके 885 परिवार लिए और उन परिवारों में क्या अध्ययन पाया कि जो उच्च पद से जो संबंधित रखते हैं या जो उच्च व्यवसाय में लगे हुए जो लोग हैं, उनकी जो पीढ़ियां होती हैं वो केवल और केवल उच्च व्यवसाय ही चुनना चाहती हैं। उनको छोटा मोटा काम पसंद नहीं है। अगर माता पिता कुछ ऊंचा काम करते हैं, उच्च व्यवसाय करते हैं, तो उनकी संतानों की जो मेंटेलिटी होगी वो भी उच्च व्यवसाय को करने की होगी, छोटे मोटे व्यवसाय को करने की नहीं होगी। तीसरा जो आता है वो आता है गोडार्ड का अध्ययन। किसका आता है? गोडार्ड का अध्ययन। गोडार्ड ने एक सैनिक था, उस सैनिक का नाम था मार्टिन कालीकाक। क्या नाम था? मार्टिन कालीकाक। मार्टिन कालीकाक जब युद्ध में गया तो युद्ध में जाने के बाद में उसने युद्ध में एक महिला को बचाया और उस महिला से उसे प्यार हो गया। क्या हो गया? उससे प्रेम हो गया। और वह महिला मंद बुद्धि की थी। मंद बुद्धि का मतलब क्या है? कि उसका जो मेंटल लेवल है, जो उसका आईक्यू लेवल है, वो बिल्कुल लो था। मंद बुद्धि की महिला थी। परंतु कहते हैं ना कि प्यार में सब कुछ अंधा होता है। वो पहले से भी अंधी और मार्टिन भाई साहब भी अंधे हो गए और मार्टिन ने उस मंद बुद्धि की महिला से शादी कर ली। क्या कर ली? शादी कर ली। तो शादी के बाद में क्या पाया कि मार्टिन जो एक अच्छा सैनिक था, परंतु उसने शादी किससे की? मंद बुद्धि की महिला से की। तो उसके ज्यादातर बच्चों में मंद बुद्धि के गुण पाए गए। क्या पाए गए? ज्यादातर बच्चे मंद बुद्धि के पैदा हुए। क्लियर है? तो इसलिए शादी करने से पहले ध्यान रखना है कि जो आने वाली है वो मंद बुद्धि तो नहीं है। क्लियर है? तीसरा था डगडेल व स्टेब्रुक का अध्ययन। डगडेल व स्टेब्रुक ने जो अपना अध्ययन था वो मुख्य रूप से ज्यूक वंश पे किया था। किस पे किया था? ज्यूक वंश पे। ज्यूक वंश यूनान का एक वंश था, रोम यूनान में ये पाया जाता था। और ज्यूक वंश की जो पहचान होती है वो इस रूप में होती है कि ज्यूक वंश सबसे भ्रष्ट वंश था। क्या था? भ्रष्ट वंश था। चोरी डकैती करते थे ये, भ्रष्टाचार इनमें कूट कूट करके भरा हुआ था। जहां पे भी जाते ये रिश्वत लेते। तो ज्यूक वंश के जो लोग थे वो सारे के सारे भ्रष्ट थे। तो इन्होंने डगडेल व स्टेब्रुक ने अध्ययन किया कि भाई ये जो सारे के सारे ज्यूक वंश वाले ये भ्रष्ट क्यों हैं, इनकी बुद्धि कहां घास चढ़ने गई। तो पता चला कि जो इनकी माता थी, जो इनके पिताजी थे, माता पिता, वो भी भ्रष्ट ही थे। इसलिए जितनी भी संतानें अभी तक चलती हुई आ रही है ना, वो सारी की सारी भ्रष्ट ही हैं। सारी की सारी क्या है? भ्रष्ट है। जो पांचवा जो अध्ययन है, पांचवा अध्ययन किया था विनशिप ने। किसने किया था? विनशिप ने। विनशिप ने एडवर्ड रिचर्ड नाम का एक व्यक्ति था, उसने धनी परिवार की महिला से शादी की। किससे शादी की? धनी परिवार की महिला से शादी की। तो उसने ये पाया कि जितने भी उसकी संतानें थी, मतलब आने वाली संतानें, उसकी खुद की संतानें और उसकी पीढ़ी दर जो पीढ़ी जितनी भी संतानें आई हैं, वो सभी की सभी संतानें जो थी वो उच्च वर्ग पर आसीन थी, उच्च पदों पर आसीन थी। किस पर आसीन थी? उच्च पदों पर आसीन थी। जो नेक्स्ट अध्ययन है वो आता है गाल्टन। गाल्टन सबसे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्तित्व, बालक के विकास में वंशानुक्रम के महत्व को बताया था
ये नोट डाल के लिखना है आपको कि ऐसे कौन से प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बालक के विकास में वंशानुक्रम के महत्व को बताया था। तो वो कौन से थे? वो थे गाल्टन। गाल्टन ने 977 सामान्य वर्ग के बच्चे लिए और 977 उच्च वर्ग के बच्चे लिए। किसके लिए? 977 परिवार के जो बच्चे थे वो तो सामान्य वर्ग से संबंधित थे और 977 परिवारों के जो बच्चे थे वो उच्च वर्ग से थे। तो इन्होंने क्या पाया कि जो उच्च वर्ग के बच्चों की बुद्धि है वो सामान्य वर्ग के बच्चों की बुद्धि से कुछ ज्यादा उच्च होती है, ज्यादा तेज होती है। ऐसा किसने पाया? गाल्टन ने पाया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में, ये क्वेश्चन आया हुआ है लर्नर का कि महारानी विक्टोरिया के वंशजों पर अध्ययन किसने किया था? महारानी विक्टोरिया के वंशजों पर अध्ययन किया था लर्नर ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि महारानी विक्टोरिया को एक रोग था। कौन सा रोग था? महारानी विक्टोरिया को छोटी सी चोट लग जाती थी तो उसके खून आना प्रारंभ होता था और वो खून लंबे समय तक नहीं रुकता था, बहुत देर तक, जिसको हम बोलते हैं खून का थक्का नहीं जमना। और खून का थक्का नहीं जमना कौन सा रोग होता है? हीमोफीलिया वाला रोग होता है। यही होता है ना, हीमोफीलिया वाला। तो उसके खून का थक्का नहीं जमता था तो सबके सब डॉक्टरों ने सारी दवाई देके देख ली परंतु फिर भी खून का थक्का नहीं जम रहा। फिर जो ये लर्नर है, ये लर्नर मनोवैज्ञानिक था, इसने सोचा कि मैं इसका अध्ययन करता हूं, आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है इसके शरीर में जो इसका खून का थक्का ही नहीं जम रहा। तो इन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन में यह पाया कि महारानी विक्टोरिया के जो वंशज थे उनमें भी ये रोग पाया जाता था और महारानी विक्टोरिया में जो ये रोग आया है ये उनके वंशजों से हस्तांतरित होकर आया है। इसलिए महारानी विक्टोरिया के वंशजों पर अध्ययन किसने किया था? लर्नर ने किया था। तो ये कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन थे और इन अध्ययनों से हमें यही पता चलता है कि जो व्यक्ति जिस परिवार में या जिस व्यक्ति को जैसा वातावरण मिलता है उसके बच्चे का विकास उसी के अनुसार होता है। अगर उसे अच्छा वातावरण मिलेगा तो उसे उसका विकास अच्छा होगा। हाँ, आनुवंशिकता जरूर उसको प्रभावित करेगी परंतु वातावरण भी उसको प्रभावित करेगा ही करेगा। अगर हम लोग बात करें कि वंशानुक्रम कितने प्रकार का होता है तो मुख्य रूप से वंशानुक्रम दो प्रकार का होता है। पहला जैविक वंशानुक्रम। जैविक वंशानुक्रम का मतलब है बायोलॉजिकल हेरिडिटी। बायोलॉजिकल हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? जैसे माता पिता लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा होगा। जैविकता, बायोलॉजिकल रूप से जैसा शरीर माता पिता का है बच्चे का शरीर भी वैसा ही होगा। ये वंशानुक्रम कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा जैविक वंशानुक्रम। और दूसरा आता है सामाजिक वंशानुक्रम। दूसरा कौन सा आता है? सामाजिक वंशानुक्रम। सामाजिक वंशानुक्रम कहता क्या है? सामाजिक वंशानुक्रम यह कहता है कि मान के चलो एक बच्चे का जन्म किसी व्यापारी के परिवार में हुआ है और एक बच्चे का जन्म किसी खाती के परिवार में हुआ है। जो खाती जो हमारे लकड़ी का काम करते हैं, तो भले व्यापारी वाला जो बच्चा है वो व्यापार ना करता हो, भले खाती वाला बच्चा खाती का काम ना करता हो, परंतु जो दोनों में सामाजिक गुण पाए जाएंगे वो उनके समाज के अनुसार पाए जाएंगे। व्यापारी वाले बच्चे में बढ़िया दिमाग होगा। बढ़िया दिमाग का मतलब व्यापारी वाला दिमाग होगा। वो सब चीजों का हिसाब रखेगा, छोटी मोटी चीजों का भी खर्च करेगा तो उसको लिखेगा वो, तो उसका दिमाग कैसा होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। और जो बढ़ई वाला या जो खाती वाला लड़का है, भले वो खाती का काम ना करता हो, परंतु जब भी हम उससे खाती का काम करवाएगा या जब भी हम उससे कभी खाती का काम करवाने की कोशिश करेंगे तो उसके हाथ में सामान्य मनुष्य की अपेक्षा ज्यादा सफाई होगी। वो किसी भी लकड़ी को काटेगा तो हमसे ज्यादा सीधा काटेगा वो। ये कौन सा वंशानुक्रम कहलाएगा? ये कहलाएगा सामाजिक वंशानुक्रम। मतलब सामाजिक गुणों का हस्तांतरण होना सामाजिक वंशानुक्रम कहलाता है।
क्लियर है? अगर हम इस वंशानुक्रम को वातावरण से संबंधित करें या वातावरण से जोड़ने की कोशिश करें तो इसका एक ही निष्कर्ष निकलेगा, और वो निष्कर्ष वुडवर्थ ने बड़ी अच्छी तरीके से निकाला हुआ है। वुडवर्थ ने क्या कहा था कि जो बालक का डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट, आनुवंशिकता व वातावरण का गुणनफल होता है। बालक का विकास आनुवंशिकता व वातावरण का गुणनफल होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको वंशानुक्रम से संबंधित और जो हमारा वातावरण है उस वातावरण से संबंधित वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं आपको समझ में आया होगा। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।